बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बेटा, आज तो काफ़ी लेट हो गए, इसलिए मैंने जुमेरात को कल जो उन्होंने हमने आना होता है ना, हर जुमेरात को इधर कॉलेज में आके आपकी क्लास लेनी हो जो है ना, वो ऑनलाइन करना होता है। इधर भी नेट का काफ़ी इशू चलता है, प्रॉब्लम्स आती हैं, इस वजह से थोड़ा ना वो कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम आ जाती है। अच्छा बेटा, कल हमने डिस्कस किया था आपका जो है ना इलेक्ट्रॉन अफिनिटी हमारा हो गया था। उसके बाद है मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। इसमें अमूमन ये पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन में ही आता है ये सवाल ना, और एक दो शॉर्ट इसमें बनते हैं इसके ट्रेंड के हवाले से और इसके कैरेक्टर के हवाले से। तो आपके नोट्स में भी ये पॉइंट ना लिखे होंगे, उसी को हम एक्सप्लेन कर लेते हैं। मेटेलिक कैरेक्टर आगे, ये एक तो इसका ट्रेंड का क्वेश्चन होता है ना, मेटेलिक कैरेक्टर के ट्रेंड का और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर के ट्रेंड का, ये 2 पॉइंट हो गए। फिर तीसरे नंबर पे इसने लॉन्ग क्वेश्चन ये बनाया जी, मेटेलिक नॉन मेटेलिक कैरेक्टर का ट्रेंड बताएंगे, नॉन मेटेलिक का, फिर मेटल ऑक्साइड्स और उनकी टाइप्स आ जाती हैं। मेटेलिक कैरेक्टर हम कहते हैं एबिलिटी टू लूज इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड मेटेलिक कैरेक्टर। किसी भी एटम की इलेक्ट्रॉन लूज करने की जो पावर है वो उसके मेटेलिक कैरेक्टर को शो करती है। जितनी अच्छी मेटल होगी उतनी इलेक्ट्रॉन जो है वो जल्दी लूज करेगी, और वीक मेटल होगी, लेस रिएक्टिव मेटल होगी, तो फिर इलेक्ट्रॉन इतनी आसानी से लूज नहीं करेगी। अच्छा, अगर आप पैरियोडिक टेबल को देखें तो उसमें आपके पास ये मेटल है, जैसे ये मेटल का ग्रुप है ना, फर्स्ट डे है, सेकेंड डे मेटल है, ये जो ब्लू वाली ये नीचे वाली ये सारी मेटल है। तो जैसे जैसे आप नीचे की तरफ मूव करते हैं ना, तो उसका साइज जो होता है एटम का वो बड़ा होता जाता है। साइज बड़ा होने की वजह से उसके जो वैलेंस शेल है वो न्यूक्लियस से दूर होता जा रहा है, और न्यूक्लियस से फासला होने की वजह से, न्यूक्लियस की अट्रैक्शन कम होने की वजह से उसके लिए इलेक्ट्रॉन को लूज करना आसान हो जाता है। तो इन्हें हम कहते हैं कि ग्रुप में जब आप अप से डाउन मूव करें, अब ये पहला और दूसरा ग्रुप तो है ही मेटल्स का ना, हाइड्रोजन को छोड़ के ये मेटल्स का ही है। तो इसमें अब नीचे की तरफ जा रहे हैं तो साइज बड़ा होने से मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज करता जा रहा है, इलेक्ट्रॉन लूज करना आसान होता जा रहा है। यही बात इन ग्रुप्स पे भी होती है। ये जो आपकी नॉन मेटल्स का ग्रुप है, इसके ऊपर भी यही चीज अप्लाई होती है कि इसमें शुरू में नॉन मेटल है, ऊपर जैसे जैसे आप नीचे जा रहे हैं तो मेटल्स आ रहे, देखना पहले ये बोरोन नॉन मेटल है, आगे सारी मेटल्स है। ये कार्बन नॉन मेटल है, उससे आगे दो जो है ये मेटलाइड है, उससे आगे फिर मेटल आ गई। यानी नीचे जा रहे हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ रहा है कि शुरू में नॉन मेटल थी, वो उससे नीचे थोड़ी सी मेटेलिक कैरेक्टर उन्होंने शो करना शुरू किया, मेटलाइड ये नहीं हो गए, और उससे नीचे वाले जो है वो फुल मेटल हो गए। इसी तरह अगले ग्रुप्स में, तो यानी डाउन द ग्रुप जाएं किसी भी ग्रुप में, तो हम ये बात लिखते हैं हम कि ट्रेंड में कि एबिलिटी टू लूज इलेक्ट्रॉन जो है वो इंक्रीज होती जाती है ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल, नंबर ऑफ शेल बढ़ रहे हैं, इंक्रीज इन एटॉमिक साइज, एटम का साइज भी इंक्रीज हो रहा है, शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होता जा रहा है क्योंकि शेल ज़्यादा होते जा रहे हैं, तो फिर वैलेंस शेल और न्यूक्लियस के दरमियान जो इलेक्ट्रॉन है उनकी तादाद ज़्यादा होती जा रही है। शील्डिंग फैक्टर बढ़ रहा है जिसकी वजह से डिक्रीज इन न्यूक्लियर अट्रैक्शन, अट्रैक्शन में कमी होती जा रही है। इजी टू लूज इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को लूज करना आसान होता जा रहा है। ये तो होगी बात ग्रुप्स की। पीरियड की बात करेंगे, लेफ्ट से राइट जाएं तो हम कहते हैं ये डिक्रीज होती है। उसकी वजह ये कि पीछे भी आपने बात की थी कि लेफ्ट से राइट जाएं तो न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ने से एटॉमिक साइज छोटा हो रहा है, और साइज छोटे होने की वजह से ही जो वैलेंस शेल है वो न्यूक्लियस के करीब होता जा रहा है, ज्यादा अट्रैक्शन में आता जा रहा है, तो उसके लिए लूज करना मुश्किल होता जा रहा है, उल्टा गेन करना आसान होता जा रहा है। तो ये शुरू वाले सोडियम मैग्नीशियम ये बड़े साइजेस वाले हैं, एल्यूमिनियम बड़े साइज वाली है, तो इनके लिए लूज करना आसान है। उससे आगे सिलिकॉन साइज छोटा हो गया है तो लूज करना थोड़ा मुश्किल हो गया, और फास्फोरस सल्फर क्लोरीन उनके साइज इतने छोटे हो गए कि लूज करने की तो बात नहीं रही, अब वो गेन करने के चक्रों में वो इलेक्ट्रॉन उनको मिले तो गेन कर लेते हैं आसानी से, लूज वो बिल्कुल नहीं करते। तो ये नॉन मेटल्स बन गई, यानी इधर से लेफ्ट से राइट जाए तो शुरू में मेटल्स हैं, दरमियान में मेटलाइड आ गई और एंड पे
नॉन मेटल्स आ गई कि जिनकी इलेक्ट्रॉन लूज करने की पावर बिल्कुल नहीं होती। तो लेफ्ट से राइट जाए तो ये डिक्रीज हो रहा है, क्यों? इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज है, इंक्रीज इन न्यूक्लियर अट्रैक्शन हो गई, डिक्रीज इन साइज एटॉमिक रेडियस, साइज छोटा हो गया, और डिफिकल्ट टू लूज इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन लूज करना उनके लिए मुश्किल हो गया। तो इस वजह से मेटालिक करैक्टर आपका लेफ्ट से टॉप से बॉटम इंक्रीज है और लेफ्ट से राइट जो है वो डिक्रीज है। उसके बाद आता है नॉन मेटालिक करैक्टर कि एबिलिटी टू गेन इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड नॉन मेटालिक करैक्टर, कि किसी भी एटम की इलेक्ट्रॉन गेन करने की जो पावर है इसको हम नॉन मेटालिक करैक्टर का नाम देते हैं। अब जार बात इसमें ये उस मेटालिक के उल्ट होगा ना, कि जितना इधर मेटालिक में था जितना साइज बड़ा होगा उसकी लूज करने की पावर ज्यादा, इधर जितना साइज छोटा होगा उसकी गेन करने की पावर ज्यादा। ठीक हो? तो उसी के बिल्कुल रिवर्स में ग्रुप में टॉप से बॉटम डिक्रीज हो रहा है। क्यों डिक्रीज हो रहा है? एक तो नंबर ऑफ शेल बढ़ गए, साइज बड़ा हो गया, शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा हो गया, न्यूक्लियर अट्रैक्शन डिक्रीज हो गई, ये चारों पॉइंट वही वाले सेम आ गए। यहाँ हम चूंकि लूज की बात कर रहे थे तो हमने कहा था इजी टू लूज इलेक्ट्रॉन, यहाँ अब हमने गेन की बात करनी है तो हमने कहा जी डिफिकल्ट टू गेन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन गेन करने मुश्किल हो गए, इस वजह से ये डिक्रीज कर गया। पीरियड में यहाँ हमने कहा था न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, न्यूक्लियर अट्रैक्शन बढ़ रही है, साइज छोटा हो रहा है, तो डिफिकल्ट लूज करना मुश्किल हो रहा है, लेकिन इजी टू गेन इलेक्ट्रॉन, गेन करना आसान हो जाता है। तो इसलिए पीरियड में लेफ्ट से राइट जाए तो नॉन मेटालिक करैक्टर इंक्रीज हो रहा होता है। उसके बाद हमारे पास आते हैं मेटल के ऑक्साइड्स हैं कि मोस्ट ऑफ द मेटल फॉर्म ऑक्साइड्स विद ऑक्सीजन विच आर सॉल्युबल इन वाटर एंड गिव बेसिक सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल दिस, ये आपकी बुक पे देखें ना, तो बुक पे ये पॉइंट लिखा हुआ है ना, ये कि जो मेटल के ऑक्साइड्स हैं, अब मेटल्स की प्रॉपर्टी तो होगी ना कि मेटल्स जो होगी वो क्या, वो बात होगी। अब वो कह रहा है कि इनके जो ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक होते हैं, बेसिक इन नेचर होते हैं। बेसिक इन नेचर का मतलब ये है कि वो पानी के साथ जब मिलेंगे तो बेस, ये जैसे सोडियम ऑक्साइड पानी से मिली तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बना दिया, बेसिक सोल्यूशन बनाते हैं, बेस बनाते हैं, इस वजह से हम उनको कहते हैं कि ये बेसिक इन नेचर। ठीक हो गई ये पहला। दूसरा, नॉन मेटल के ऑक्साइड की बात करें तो नॉन मेटल के ऑक्साइड जब पानी से मिलते हैं तो एसिड बनाते हैं, ये भी आपकी बुक पे ये क्वेश्चन दिया है। SO3 जब पानी से मिला तो H2SO4 बना दिए, एसिड बना दिए। तो चूंकि नॉन मेटल के ऑक्साइड जो है वो एसिडिक इन नेचर है, क्या मतलब कि पानी से मिलते हैं तो कोई ना कोई एसिड बनाते हैं, इस वजह से हम कहते हैं कि नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक है। तीसरे नंबर पे है मेटलाइड्स है। मेटलाइड्स के जो ऑक्साइड्स होते हैं, मेटलाइड्स वो थे जो मेटल्स और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी शो कर रहे होते हैं, और इनके जो ऑक्साइड होते हैं वो एम्फोटेरिक होते हैं। एम्फोटेरिक आपने पढ़ा था चाहे पहले भी सुना हुआ कि एम्फोटेरिक वो ऑक्साइड होते हैं जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्शन कर लेते हैं। जैसे ये जिंक ऑक्साइड एम्फोटेरिक है, ये H2SO4 के साथ भी रिएक्शन कर रहा है और साल्ट और वाटर बना रहा है, ये बेस के साथ भी रिएक्शन कर रहा है और ये वाटर की मौजूदगी में और ये साल्ट बना रहा है। तो यानी एम्फोटेरिक ऑक्साइड वो ऑक्साइड है जो एसिड और बेस दोनों से रिएक्शन करके साल्ट बना लेते हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आते हैं अलग से। तो यहाँ तक जी आपका मेटालिक और नॉन मेटालिक करैक्टर जो है ना वो खत्म हो जाता है। दूसरा है जी मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। इसके अच्छा, इस टॉपिक के नीचे हम MCQs वगैरह को देख लें। आपके MCQs ये है तो मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट, मेटालिक करैक्टर इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। डाउन द ग्रुप जो है तो इंक्रीज होता है, यही ऑप्शन हमारी ठीक है। अभी बात कीजिए पीरियड में तो डिक्रीज होता है। ठीक होगा, तो हमारी ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है जी। मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट, कोवलेंट करैक्टर ऑफ मेटालिक हैलाइड्स इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। जो कोवलेंट करैक्टर है मेटालिक हैलाइड्स का वो लेफ्ट से राइट पीरियड में जाए तो इंक्रीज होता है। दूसरा, अच्छा अब ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ग्रुप 4 है। वैसे इस टॉपिक के नीचे तो ये MCQ नहीं आता क्योंकि अभी कोवलेंट करैक्टर की तो हमने बात अभी करनी है हैलाइड्स की। और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ग्रुप 6A हाइड्राइड्स, ये बॉइलिंग पॉइंट की बात भी अभी करनी है, आयनिक करैक्टर की भी करनी है। बेसिसिटी ऑफ ग्रुप 2A ऑक्साइड डिक्रीजेस ऑन डिसेंडिंग द ग्रुप, ये बेसिसिटी की बात वैसे अभी हो गई, लेकिन ये आगे ऑक्साइड्स आएंगे उसमें आ जाएगी। चलो ये बात कर लें जी, फिर इसको MCQ कर लेंगे। 31 जो है ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का सवाल है मेटालिक करैक्टर के ट्रेंड का ना, तो बाकी इसमें एक्सरसाइज वाला सवाल कोई नहीं है।
उसके बाद है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। इसमें लॉन्ग क्वेश्चन इसका बना, उसी को देख लेते हैं, फिर उसी के हिसाब से बात कर लेंगे। अच्छा, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट में हम दो आपके पीरियोडिक टेबल में तीन ग्रुप बना लेते हैं ना, तीन हिस्से कर लेते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग एलिमेंट इंक्रीज अप टू द ग्रुप 4, चौथे ग्रुप तक ये इंक्रीज होते हैं, उसके बाद ये डिक्रीज होते हैं 8वें ग्रुप तक। अब फिर हम बताते हैं कि 1 से 3 तक इंक्रीज क्यों है पीरियड के अंदर, फिर चौथे के ज्यादा क्यों है, और 5वें से लेके 8वें तक फिर डिक्रीज क्यों है, दोनों को यानी अलग अलग बता रहे हैं। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि पहला, क्योंकि पहले से तीसरे तक तो मेटल्स है ना, चौथे से लेके 8वें तक नॉन मेटल है, चौथा भी नॉन मेटल का है, आगे 5वें से लेके 8वें तक भी नॉन मेटल्स है। पहले से तीसरे तक जो आपकी वो मेटल्स है, मेटल्स हम कहते हैं कि इनका जो है ना मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहे हैं। क्यों इंक्रीज हो रहे हैं? ड्यू टू डिक्रीज इन साइज। लेफ्ट से राइट तो आपने पढ़ा साइज तो डिक्रीज होता ही होता है, और इंक्रीज इन स्ट्रेंथ और मेटेलिक बॉन्डिंग, और मेटेलिक बॉन्डिंग जो है वो इंक्रीज होता है। मेटल्स के अंदर कौन सा बॉन्ड होता है? मेटेलिक बॉन्ड होता है। और मेटेलिक बॉन्ड क्या चीज है कि जो वैलेंस शेल है वो इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, और लूज की इलेक्ट्रॉन ही उन्हीं एटमों के गिर्द घूमते रहते हैं। जितना एटम का साइज छोटा होगा उतनी वो न्यूक्लियस ने, उस एटम ने इलेक्ट्रॉन जो है उनके साथ उसकी बाइंडिंग मजबूत होगी, और जितनी मजबूत होगी उतना उसका जो मेटेलिक बॉन्ड है ना वो स्ट्रॉन्ग होगा। तो हम कहते हैं जी कि जैसे जैसे आप पीरियड में लेफ्ट से राइट मूव करते हैं तो पहले ग्रुप से दूसरे ग्रुप का जो है वो ज्यादा है, तीसरे ग्रुप के और ज्यादा है। वो क्यों ज्यादा है? कि साइज छोटे हो रहे हैं और स्ट्रेंथ में उनकी इंक्रीज हो रही है। इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं कि ये आपके पास था ना पीरियोडिक टेबल, ये पहले ग्रुप वालों ने एक ही इलेक्ट्रॉन लूज करना है। अब इनका लूज किया हुआ बाहर एक इलेक्ट्रॉन है और इनके ऊपर +1 चार्ज है, +1 चार्ज और एक इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन हो गई। यहाँ पे इस मेटालिक, इनके अंदर जो मेटालिक बॉन्ड है वो +1 चार्ज है एटम के ऊपर, और उधर एक इलेक्ट्रॉन है। दूसरे ग्रुप वालों में +2 चार्ज है और उनके गिर्द 2 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि हर एक ने 2 2 लूज करने। जो तीसरे ग्रुप वाले इन्होंने 3 3 लूज करने, तो इनके गिर्द 3 इलेक्ट्रॉन है और न्यूक्लियस के ऊपर +3 का चार्ज है, तो +3 चार्ज ज्यादा है और उसके गिर्द इलेक्ट्रॉन भी ज्यादा है। तो यहाँ पे जो अट्रैक्शन होगी वो स्ट्रॉन्ग होगी एज कम्पेयर टू ये दूसरे या पहले ग्रुप के। इस वजह से तीसरे ग्रुप वालों का जो मेटालिक बॉन्ड है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है पहले और दूसरे ग्रुप की निस्बत से। तो इस वजह से हम कहते हैं कि जनाब लेफ्ट से राइट जाते हैं आप तो मेटालिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होने से मेल्टिंग बॉन्ड बॉइलिंग बॉन्ड बढ़ते जाते हैं। चौथे वाला नॉन मेटल है, और नॉन मेटल्स में अमूमन आपको पता है वीक फोर्सेस होती हैं, लंदन फोर्सेस होती हैं, वंडरवाल फोर्सेस होती हैं। तो वो वीक फोर्सेस की वजह से उनके मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कम होते हैं, तो डिक्रीज होना चाहिए। लेकिन उन्होंने डिक्रीज 5वें से शो किया है, 5वें से 8वें तक डिक्रीज हो रहा है, चौथे का ज्यादा है। उसकी वजह क्या है? कि बिकॉज ऑफ मैक्रो स्ट्रक्चर। इसका आपको पता है चौथे में कार्बन है, वो डायमंड और ग्रेफाइट की शक्ल में पाया जाता है, यानी बड़े बड़े एटमों की शक्ल में पाया जाता है। तो लार्ज एटम्स की वजह से, लार्ज नंबर ऑफ एटम की वजह से, यानी मैक्रो स्ट्रक्चर की वजह से उनके अंदर जो कोवलेंट बॉन्ड इतने ज्यादा हो जाते हैं कि वो उनकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा हो जाती है। इस वजह से मेल्टिंग बॉन्ड बॉइलिंग बॉन्ड चौथे ग्रुप वालों का मैक्रो स्ट्रक्चर की वजह से ज्यादा है। ठीक हो गया। 5वें से लेके 8वें तक जो आगे हैं वो सारे आपको पता है सिंपल मॉलिक्यूल्स की शक्ल में पाए जाते हैं। जैसे ये देखें ना, 5वें ग्रुप में यहाँ पे आपके पास नाइट्रोजन आपको पता है N2 गैस की शक्ल में, ऑक्सीजन O2 गैस की शक्ल में, फ्लोरीन F2 गैस की शक्ल में, यानी हर एक अलग अलग सेपरेट मॉलिक्यूल्स की शक्ल में पाए जा रहे हैं। और लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो साइज तो छोटा हो रहा है। अब जैसे एक नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल और दूसरा नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल है, दोनों आपको पता है नॉन पोलर है। N2 और N2 जो है एक जैसे एटमों से बना हुआ है, वो नॉन पोलर है। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्स अट्रैक्शन होती है उसको आप कहते हैं कि सर वो लंडन फोर्सेस होती हैं। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में जो फोर्स अट्रैक्शन होती है वो लंदन फोर्सेस होती हैं। लंदन फोर्सेस हैं वो डिपेंड करती हैं साइज के ऊपर। वो किसके ऊपर? साइज के ऊपर। जितना साइज बड़ा होगा उतनी लंदन फोर्सेस ज्यादा होंगी। अब हम जब नाइट्रोजन से फ्लोरीन की तरफ जा रहे हैं लेफ्ट से राइट, तो साइज तो छोटा होता जा रहा है। नाइट्रोजन का साइज बड़ा है, ऑक्सीजन का और छोटा, फ्लोरीन का और छोटा। तो साइज छोटा होने से उनके दरमियान जो लंदन फोर्सेज है वो भी वीक होती जा रही। तो ये उसने लिखा है कि डिक्रीज होता है जी पीरियड में लेफ्ट से राइट जाए 5वें से 8वें तक मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट। क्यों? कि साइज में डिक्रीज हो रहा है जिसकी वजह से लंदन फोर्सेस भी डिक्रीज हो रही हैं। तो इस वजह से हमारा ये ट्रेंड बन जाता है।
ये बात होगी पीरियड की। अब ग्रुप की बात करते हैं। ग्रुप में जो मेटल्स का अलग है 1 और 3, इनका अलग है, और नॉन मेटल्स वालों का सेम है, वो अलग है। अच्छा, मेटल्स में क्या आता है कि जैसे जैसे आप नीचे जाते हैं तो आपको पता है साइज बड़ा होना है। ग्रुप में किसी भी ये ग्रुप में आपने नीचे की तरफ मूव करना है तो साइज तो बड़ा होना है। साइज बड़ा होने से मेटालिक करैक्टर और कमजोर हो जाना है। तो हम कहते हैं कि डिक्रीज होता है ग्रुप में, अप से डाउन जाए तो 1 और 3, जो 1 से 3 तक जो वो डिक्रीज है। क्यों? साइज में इंक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से मेटालिक बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ जो है वो वीक होती जा रही। जो चौथे ग्रुप से लेके 8वें तक है, यानी नॉन मेटल्स हैं, इनके केस में क्या हो रहा है कि इंक्रीज हो रहा है। और वो क्यों इंक्रीज हो रहा है? इंक्रीज इन साइज, उनमें साइज बड़ा हो रहा है ना। ये फ्लोरीन देख रहे हैं, नाइट्रोजन गैस है, फास्फोरस सॉलिड है, ऑक्सीजन गैस है, सल्फर सॉलिड है। फ्लोरीन और क्लोरीन गैसेज है, लेकिन ब्रोमीन लिक्विड है, आयोडीन सॉलिड है। यानी नीचे आ रहे हैं तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? कि साइज बड़ा होता जा रहा है, और साइज बड़ा होने की वजह से उनके दरमियान जो लंदन फोर्सेज है वो ज्यादा होती जाएंगी, जिसकी वजह से मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होते जाते हैं। तो ये आपका वेरिएशन आ गई मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट की। इसमें शॉर्ट क्वेश्चन आपका इसी को ट्रेंड को इन्होंने शॉर्ट क्वेश्चन बनाया हुआ है पीरियड का और ग्रुप का। ये आपकी प्राइवेट एक्सरसाइज में जो सवाल है वो पीरियड का आया हुआ है कि वेरिएशन ऑफ मेल्टिंग पॉइंट इन द पीरियड, एक्सप्लेन द वेरिएशन ऑफ मेल्टिंग पॉइंट अलोंग द शॉर्ट पीरियड। ये एक्सरसाइज में का सवाल है। मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अप टू द मिडल ऑफ एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स एंड डिक्रीज ऑनवर्ड। ये भी एक्सरसाइज का सवाल है। तो ये दोनों एक्सरसाइज में दोनों मुख्तलिफ जगहों पे दिए हुए, दोनों सवाल एक ही जवाब के साथ। तो पीरियड वाला शॉर्ट क्वेश्चन तो एक्सरसाइज में है, पास पेपर में भी आया हुआ कई दफ़ा, ये तो आपने ज़रूर करना है। लेकिन ग्रुप्स वाला भी देख लें, वो भी हो सकता है कि आ जाए। अच्छा, इसके एमसीक्यू है जी, मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट मेल्टिंग पॉइंट्स ऑफ हैलोजेंस डिक्रीज डाउन द ग्रुप। हैलोजेंस के जो मेल्टिंग पॉइंट है डाउन द ग्रुप डिक्रीज होते हैं, या मेल्टिंग पॉइंट ऑफ हैलोजेंस इंक्रीज डाउन द ग्रुप। डाउन द ग्रुप जाए तो इंक्रीज। अब हैलोजेंस की बात हो रही है ना, तो हैलोजेंस है ये ग्रुप, ये वाला सातवां। सातवें आपको पता है ये नॉन मेटल्स है। नॉन मेटल्स में जब आप नीचे जाते हैं तो साइज बड़ा होने से, लंदन फोर्सेस ज्यादा होने से मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बढ़ते हैं। तो डाउन द ग्रुप जाए तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ना चाहिए। तो यहाँ उसने क्या, मेल्टिंग डिक्रीज डाउन द ग्रुप गलत हो गया, इंक्रीज डाउन द ग्रुप ये ऑप्शन आपकी ठीक है, बी वाली। यही आंसर आपका बन जाता है कि डाउन द ग्रुप जाए तो इनके मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहे होते हैं। उसके बाद है जी ऑक्सीडेशन स्टेट के हवाले से भी लॉन्ग क्वेश्चन आपका बनाया हुआ है। ये आपके पास पेपर में भी एक सवाल ना एक आध दफ़ा आया हुआ है, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इतना नहीं, लेकिन सवाल आया हुआ है कि एक्सप्लेन द जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल। तो हम हर ग्रुप्स के हिसाब से उसको एक्सप्लेन कर देते हैं कि पहला जैसे ग्रुप नंबर 1 है, पहला ग्रुप है, इसमें हम कहते हैं कि ग्रुप नंबर 1 में ज़्यादातर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है इसमें, क्योंकि इनमें वैलेंस शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। जैसे सोडियम का NaCl आ गया, Na+1। यहाँ पे हाइड्रोजन का भी मेंशन होना चाहिए कि हाइड्रोजन जो है वो भी पहले ग्रुप में आती है, और उसका भी +1 ऑक्सीजन स्टेट तो कॉमन है ना सब में, उसमें +1, लेकिन वो -1 भी शो कर रहा होता है। जब मेटल से जुड़ती है ना हाइड्रोजन तो -1 भी शो करती है। ग्रुप नंबर 2 जो है सेकंड ग्रुप है, उसमें एलिमेंट्स जो 2 इनकी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, क्योंकि इनके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे MgCl2 है। जो तीसरे ग्रुप वाले हैं इनके 3 +3 ऑक्सीजन स्टेट होती है, जैसे AlCl3 है, एक्सेप्ट बोरोन, बोरोन के अलावा कि उसकी +3 भी है। जैसे BF3 के अंदर फ्लोरीन तो नेगेटिव होगा ना, तो वो 3 पे -3 होगा, तो बोरोन +3 हो गया। और इसकी -3 भी होती है जब ये हाइड्रोजन से जुड़ती है, क्योंकि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज्यादा है बोरोन से, तो इसलिए इसने प्लस में जाना है। तो 3 हाइड्रोजन पे +3 हो गया, और जो बोरोन है उस पे -3 हो गया। तो बोरोन +3 में भी जाता है, माइनस में भी जाता है। चौथे ग्रुप में हमारे पास है जी एलिमेंट्स ऑफ 4 ग्रुप प्लस, चूंकि चौथे ग्रुप में सबके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो +4 ऑक्सीजन स्टेट तो सारों में जनरली होनी चाहिए, जैसे CCl4 की है। लेकिन इसके अलावा +2 भी होती है, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन की +2 है, और 0 भी होती है, जैसे इसमें C6H12O6 में जो कार्बन है इसकी 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है। उसके बाद पांचवें जी एलिमेंट्स ग्रुप 5A है +5 एंड -3 ऑक्सीजन स्टेट्स जनरली।
जो पांचवें ग्रुप वाले इनके जो कि वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, या तो 5 लूज कर दें या 3 गेन कर लें, तो +5 भी हो सकती है और -3 भी हो सकती है, ये जनरल है। लेकिन इसके अलावा इनकी कुछ वेरिएशन भी है, जैसे ये एग्जांपल उसने दिए फास्फोरस की +3 है PCl3 के अंदर और +5 है PCl5 के अंदर, ठीक होगा। लेकिन वेरिएशन ये कि जैसे नाइट्रोजन की -3 होती है अमोनिया के अंदर, +2 है NO के अंदर। अब अगर ये ऑक्सीजन स्टेट आपको वो जैसे मैंने अभी तरीका बताया कि हाइड्रोजन जब भी नॉन मेटल से जुड़ी होती है तो वो प्लस में होती है, तो 3 हाइड्रोजन पे +3 हो गया, तो नाइट्रोजन पे -3 हो गया, तो ये +3 और ये -3। इसी तरह ये इसमें ऑक्सीजन -2 है तो नाइट्रोजन पे +2 होगा, क्योंकि ओवरऑल तो 0 है ना, तो जितने पॉजिटिव उतने नेगेटिव होने चाहिए, तो इसलिए हम इस तरह एक ही निकाल लेते हैं ऑक्सीजन स्टेट ना। तो नाइट्रोजन यहाँ पे +2 है, इसमें नाइट्रोजन +3 है, इसमें +4 है, इसमें +5 है, तो बस इसमें वेरिएशन आती है। छठे ग्रुप में वैलेंस शेल में चूंकि 6 इलेक्ट्रॉन है तो ज्यादातर -2 ऑक्सीजन स्टेट होती है इनकी, लेकिन सल्फर की जैसे -2 है वो तो जनरल होगी, +4 भी है जैसे SO2 में होगी, +6 भी है जैसे SO3 में होगी, और ऑक्सीजन की -2 है जैसे वाटर के अंदर होगी H2O के अंदर, -1 है जैसे H2O2 के अंदर होगी, -1/2 है जैसे पोटेशियम सुपर ऑक्साइड KO2 के अंदर होगी, और +2 है सर जैसे OF2 के अंदर इसकी ऑक्सीजन स्टेट हो जाती ये सारी एग्जांपल्स याद करनी पड़ेंगी या एक दो याद कर लें? है। नहीं, ये वेरिएशन आप बता रहे हैं ना, मतलब ग्रुप 6 बताएंगे, जनरल आपने बता दिया -2, ये हो गया, फिर उसकी -2 की एग्जांपल तो ये हो गई ना, वो ये जैसे H2S है ये H2O है, ये -2 की एग्जांपल में आ गया। लेकिन हम उसको बता रहे कि नहीं सल्फर की -2 के अलावा और भी होती हैं, जैसे +4 है +6 है, तो उसकी एक एक मिसाल दी है हमने। इसी तरह ऑक्सीजन का काम -2 के अलावा -1 होती है जिनको पर ऑक्साइड कहते हैं, -1/2 जिसको सुपर ऑक्साइड कहते हैं, और +2 भी होती है OF2 जैसे एक ही मालिक्यूल ये है जिसमें ऑक्सीजन की +2 है। तो मतलब ये हर उसकी जो डिफरेंट ऑक्सीजन स्टेट उनकी आगे एक एक एग्जांपल है। अब -1/2 जो उसकी सिर्फ यही KO2 एग्जांपल नहीं, और भी कई कंपाउंड है, लेकिन हम चूंकि एक एक एग्जांपल यहाँ दे रहे हैं सिर्फ जस्टिफाई करने के लिए कि ये इनकी और ऑक्सीजन स्टेट्स भी हो सकती हैं। इस तरह जी 7वां ग्रुप है, इसमें एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 7 बस ये मुकम्मल कर लेते हैं जी। 7 है -1 ऑक्सीजन स्टेट, 7वां ग्रुप है ना, तो वैलेंस शेल में इनको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। वैलेंस शेल में इनके वैसे 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक और लेंगे तो ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, तो -1 ये शो कर रहे होते हैं। लेकिन जो इंटर हेलोजन कंपाउंड है, यानी हेलोजन के आपस में कंपाउंड, इंटर हेलोजन हेलोजन के बिटवीन आपस में जो कंपाउंड बनाते हैं ये, जैसे ICl7 है, इसमें अब क्लोरीन तो -1 की वजह से -7 बन गई, 7 क्लोरीन, और आयोडीन फिर +7 बन गई। इस तरह ICl5 में ये +5 हो गया, ICl3 में ये +3, यहाँ 3 होना चाहिए, इसको मैं चेंज कर लूंगा, और ICl में ये +1 हो गया। तो ये ऑक्सीजन स्टेट इसकी यानी इस तरह भी हेलोजेंस की आ जाती है। 8वें ग्रुप की हम कहते हैं कि ये 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है, क्योंकि उनके बैलेंस शेल मुकम्मल है, वो कोई रिएक्शन वगैरह शो नहीं करते। ट्रांजिशन एलिमेंट्स में हम कहते हैं उनकी काफ़ी सारी ऑक्सीजन स्टेट्स होती हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं, और उसकी जो है ना वो आयरन जैसे Fe+2 भी है, Fe+3 भी है, एंड सो ऑन। और रीज़न अगर आप लिखना चाहें तो आपने छठे चैप्टर में हमने पढ़ा भी था कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं इनमें होता है d ऑर्बिटल, तो d ऑर्बिटल के ऑक्सीजन स्टेट में हिस्सा लेने की वजह से, डी ऑर्बिटल के हिस्सा लेने की वजह से उनके जो है ना हमारे पास वो वैलेंसी 1 से ज्यादा होना शुरू हो जाती है। नहीं जी, यहाँ तक आपका ये मुकम्मल हो गया। इसमें एक आपका ना ये 2 शॉर्ट, एक तो नोबल गैसेस की 0 क्यों होती है ऑक्सीजन स्टेट, वो हमने बात कर ली। दूसरा ये कि ऑक्सीजन स्टेट पीरियड में चेंज होती है, ग्रुप में नहीं होती। तो आप कहते हैं सर पीरियड में जब हम जाते हैं तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन चेंज होते रहते हैं ना, लेफ्ट से राइट जाए तो एटॉमिक नंबर चेंज हो रहा है, तो उनके जो पीरियड के वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन है वो भी चेंज होते जा रहे हैं। नंबर ऑफ शेल तो चेंज नहीं होते, लेकिन वैलेंस इलेक्ट्रॉन चेंज हो रहे हैं, तो ऑक्सीजन स्टेट भी चेंज हो रही। लेकिन ग्रुप में, एक ही ग्रुप में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम रहते हैं, जिसकी वजह से ऑक्सीडेशन स्टेट में भी कोई फर्क नहीं आता। ये आपकी एक्सरसाइज का सवाल था। चलें यहीं पे क्लोज करते हैं, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट कल कर लेंगे। और अटेंडेंस 1 सेकंड जी मैं आप लें।